नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अंकित। आज बात करेंगे इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से गिना जाता है। लेकिन क्या मोसाद हमेशा अजय रहा है? नहीं, कई बार अरब देशों ने मोसाद को सीधी चुनौती दी है, मोसाद को सीधी चुनौती दी है और उसके ऑपरेशन नाकाम भी किए हैं। उसके एजेंटों को पकड़ा भी है, उनको गिरफ्तार भी किया है, उन्हें जेल भी भेजा है। उनकी जो भी रणनीति है उसको नस्ते-नाबूद किया है। आज हम इन्हीं चुनौतियों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। तो बताइए अंकित, ये जो मोसाद जो अरब देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो कई बार इन चुनौतियों को धराशायी किया है अरब देशों ने, उनको पकड़ा है, उनके एजेंटों को, उनकी रणनीतियों को खत्म किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया, मोसाद एक बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन उसकी अपनी कुछ खामियां भी हैं। हर चीज की खामियां होती हैं और वैसी ही खामियां इसकी भी है। चाहे 1950 का दशक हो, उस समय मिस्र में दो इसके एजेंट पकड़े गए और उनके साथ जो बर्बरता से फिर व्यवहार किया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहते हैं ना, कुछ सावधानियां हमें बरतनी ही चाहिए। लेकिन अब भाई, आप हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप कितने भी चतुर हो, लेकिन आपकी भी चतुराई पर कभी कभी कुछ हावी पड़ जाता है। आप अकेले हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। और वहां पर आपके खिलाफ कितनी शक्तियां हैं, इस चीज को भी तो समझने का प्रयास कीजिए आप। तो ये एक मेरा तो मानना यही है कि शक्ति का संतुलन एक तरफा नहीं है। वहां पर शक्ति का संतुलन दो तरफा है, और कभी मोसाद रहता है आगे, कभी आपके दूसरे देश ईरान, इजराइल, जो भी हैं ये सारे रहते हैं। 1950 और 60 के दशक की हम बात कर लेते हैं। इजराइल के लिए सबसे कठिन वक्त था वक्त। जी जी, मोसाद ने अरब देशों में एजेंट भेजे, लेकिन मिस्र, सीरिया दोनों ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। 1954 का लावन अफेयर याद होगा, जब इजराइल के गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, मिस्र में हुआ था इसका, और एजेंट गिरफ्तार हुआ था और कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। यह मोसाद के लिए बड़ी शिकस्त थी, बड़ी शिकस्त थी। तो मिस्र और सीरिया उस वक्त जो है सोवियत ब्लॉक के हथियार ले रहे थे, मतलब सोवियत संघ से हथियार ले रहे थे, और मोसाद हर हाल में ये जानकारी चाहता था कि ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अरब देशों ने काउंटर इंटेलिजेंस से मोसाद के कई मिशन को नाकाम कर दिया। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो शीत युद्ध का दौर था, उसमें पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, और इन दो खेमों में से आप जानते हैं इजराइल किसके पक्ष में है। इजराइल अमेरिका के खेमे का है, और इधर ईरान, सामने भी देखा करो, सामने भी ईरान। जब ईरान की बात होगी तो ईरान किसके पक्ष में था? किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और इस्लामी क्रांति के बाद तो उसका बदलाव देखने को ही मिला, और जब से इस्लामी क्रांति हुई उसके बाद से तो उसका अपना रवैया ही पूरा बदल गया। वो इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता, वो देश किसी भी कीमत पर नहीं मानता। और यही कारण है कि मोसाद कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब इस मैदान में उतरता है वो, तो उसको इन देशों से चुनौती मिलती है। 1972 के म्यूनिख हमले के बाद मोसाद ने दुनिया भर में फलस्तीनी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये अभियान आसान नहीं था मोसाद के लिए। अरब देशों ने मोसाद एजेंटों को लगातार शिकस्त झेलनी पड़ी। लेबनान और सीरिया ने मोसाद एजेंटों को पकड़ने का दावा तक किया। एक मोसाद एजेंटों ने गलती से निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके भारी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुआ था। और मोसाद बहुत एक्टिव था उस वक्त, 1972 की जब बात करें। लेकिन अरब खुफिया एजेंसियों ने भी उसका पीछा किया। अरब खुफिया एजेंसी ने भी मोसाद को छोड़ा नहीं, उसका पीछा किया, और कई बार मोसाद का वापस लौटना पड़ा, अपने मिशन से वापस लौटना पड़ा। ऐसे तो वो भी इतने ज़्यादा एक्टिव थे, उनके जो खुफिया विभाग जो थे इतने एक्टिव थे अरब देशों के। ये मोसाद की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दौर था, सबसे बड़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप ताकतवर हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। और जैसा आपने अभी बताया ही कि हर बार
मोसाद ही नहीं जीता, अरब देशों ने भी बहुत अच्छा काउंटर किया है इस चीज़ का, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। और आज के टाइम पे तो हम देख ही रहे हैं ईरान किस प्रकार से एक्टिव होकर उसने किस प्रकार से पूरे 2 साल से 3 साल होने वाले हैं, युद्ध चल रहा है, और युद्ध में कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई ये किसी से छिपी नहीं। लेकिन पूरी मोसाद दुनिया ने तो ईरान को बहुत कड़ी टक्कर दी। ईरान के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े नेताओं को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। मैं इस बात को मानता हूँ आपकी, हिजबुल्लाह की पूरी टीम साफ कर दी। सब बातें मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी कितना लंबा संघर्ष चला, ये भी तो देखिए आप। इस संघर्ष में उसे अपने कितने नागरिकों को खोना पड़ा, कितनी जनहानि हुई है, और जनहानि के साथ साथ जो अपने आप को अजय, मोसाद अपने आप को अजय, जो उसका अस्तित्व था पूरी दुनिया में कि हम तो अजय हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अभी आपने खुद प्रस्तुत किए ये आंकड़े। ये लेबनान और हिजबुल्लाह मोसाद की सबसे कठिन जंग यहीं से शुरू हुई। यहीं से मोसाद ने कई हाई प्रोफाइल हत्याएं की, अभी भी कर रहा है, ईरान में भी कर रहा है, और हिजबुल्लाह का क्या हालत कर दिया, उनकी पूरी पीएम से लेकर सबको नस्तानाबूद। हूथियों को किस तरीके से टारगेट कर रहा है, यमन में किस तरीके से टारगेट कर रहा है मोसाद। पूरा उनका ठिकाना क्या, उनका ऑफिसेस ईरान में है, लेकिन ईरान को ही नहीं पता है। मैं इस बात को मान रहा हूँ आपकी कि हाँ मोसाद ताकतवर है, लेकिन मोसाद की अपनी कुछ कमजोरियां भी तो हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया, आपने ही अभी कुछ पॉइंट रखे। हिजबुल्लाह ने भी मोसाद एजेंटों को पकड़कर टीवी के सामने तक पेश कर दिया था। हिजबुल्लाह 1985 में और 1997 में मोसाद के ऑपरेशन जो भी कर रहे थे ना, वो पकड़े गए थे। इससे मोसाद की साख को बड़ा झटका लगा था उस वक्त। मतलब उनका भी जो खुफिया एजेंसी है, दोनों की, लेबनान, सीरिया और ईरान, इनकी उसको कमज़ोर नहीं समझा जा सकता। यही तो बात मैं आपको बताना, अपने दर्शकों को यही तो समझाना चाहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। मोसाद तेज है, लेकिन अरब नेटवर्क भी उतना ही चालाक, उतना ही तेज है। लेबनान में मोसाद एजेंट पकड़े गए, इजराइल को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब आप 2000 से 2020 का ही, अब आज के सेगमेंट पे हम बात कर लेते हैं। आज के सेगमेंट में क्या चल रहा है? आज के सेगमेंट में मोसाद को एक लंबी लड़ाई झेलनी पड़ी। अगर हम मानते हैं कि मोसाद अजय है, विजय है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसे हार झेलनी पड़ी, इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अमेरिका उसके पीछे नहीं होता तो क्या वो जीत सकता? नहीं जीत सकता था, नहीं जीत सकता। जीतना असंभव था नहीं। हिजबुल्लाह से जीतना आसान था। 57 अरब कंट्रियों से फाइट करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है, आप खुद देखिए ना, कितनी बार उसने अटैक किया, लेकिन क्या ईरान अपना परमाणु मिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तैयार, वो किसी भी कीमत पर नहीं है तैयार। रूस और चीन का पूरा बैकअप है ईरान के पास, खामनेई के पास। शक्ति संतुलन है सर, यही तो शक्ति संतुलन। तेहरान को भी कहा जा रहा है कि शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और। तेहरान जो उनकी राजधानी है वो शिफ्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पानी संकट है, ये संकट है, लेकिन इसमें भी कोई रणनीति होगी, युद्ध की रणनीति होगी कि जिसकी वजह से वो तेहरान को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, खामनेई। अब मैं इस पे एक जो जनरल पर्सपेक्टिव होता है वो मैं रखना चाहूंगा कि एक राजधानी क्या होती है? सत्ता का केंद्र होती है। सत्ता का केंद्र। और अगर उसे हम सुरक्षित रखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या रणनीतियां बनाने में आसानी होगी। युद्ध ताकत से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। मोसाद का जो गुट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तेहरान में। ये बात खामनेई को भी पता है, राष्ट्रपति को, उनको जो पेजेश्किन को पता है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो इनके जो बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े जो कमांडरों की हत्या हो रही है ना, वो उस पर लगाम लगेगी। उनकी जो रणनीति पर जो अटैक कर रहा है मोसाद और उसकी जो सेना, इजराइल की सेना, उस पर और बड़ा झटका भी है ये नेतन्याहू के लिए, अगर ये तेहरान यहाँ से कहीं और शिफ्ट होता है तो वही तो, जैसा कि आपने बताया कि ये कारण है रणनीति। सबसे बड़ा पहलू है रणनीति। और मोसाद क्या है? एक खुफिया एजेंसी, जिसके पास जितनी खुफिया जानकारियां होंगी वो उतना बढ़िया युद्ध लड़ पाएगा। युद्ध के लिए सबसे बड़ी चीज है रणनीति। सही बात है। और जिसकी रणनीति जितनी बेहतर, वो अपने हथियारों को उतना ही अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएगा। और जितना बढ़िया हथियारों का यूटिलाइजेशन होगा उतनी बड़ी जीत होगी आपकी। और मोसाद जो अभी तक, मोसाद महत्वपूर्ण क्यों है इजराइल के लिए? महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो उसके रीढ़ की हड्डी है,
सूचना का केंद्र है। आज हम लोग इसके माध्यम से क्या पहुंचा रहे हैं लोगों के तक सूचना। ये सूचना ही तो सबसे बड़ा क्रांति वही है। वही उनको और रोकना है। मोसाद वही है और नहीं, इसीलिए तो काउंटर कर रहे हैं। काउंटर कर रहे हैं। मोसाद को काउंटर करने के लिए ही राजधानी का पलायन किया जा रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट हो ताकि जिससे कि उनको सूचना ना मिल पाए, हाँ, इजरायली बस। सेना को ना मिल पाए। जी। आईडीएफ को अपर हैंड जो रहता था वो ना रह पाया। आईडीएफ जो अटैक करते हैं, उनकी जो वायुसेना अटैक करती है सीधे तेहरान में। साल 2000 के बाद मोसाद ने अपना ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाया, लेकिन यहाँ भी अरब और मुस्लिम देशों ने उसे सीधी चुनौती दी। 2010 में दुबई में हमास नेता महमूद अल की हत्या हो गई और दुबई पुलिस ने मोसाद पर आरोप लगाया और पासपोर्ट फर्जीवाड़ा उजागर किया। साल 2020 में तुर्की और ईरान ने मोसाद नेटवर्क को पकड़ने का दावा किया। यानी मोसाद की छवि, जो अजय वाली जो छवि थी, उसको बार बार काउंटर किया, बार बार झटका देने की कोशिश बात की। मैंने आपके सामने रखी भी अभी कि हमने जो बात करी कि अजय वाली जो छवि है मोसाद की, उसको काउंटर अरब देशों ने बहुत अच्छे से किया है। अरब देशों ने उसे अच्छे से चुनौती मतलब आज की दी। तारीख में भी मोसाद जो अरब देशों के बीच शैडो वॉर जारी है, शैडो वॉर, लुका छुपी का जो युद्ध जारी है और गुरिल्ला युद्ध जिसके मोसाद सफल है, लेकिन अरब खुफिया एजेंसियां भी अब उतनी ही सक्षम हो चुकी हैं, मोसाद को कड़ी टक्कर दे रही हैं, उनके प्लानिंग को तोड़ रही हैं। वो भी अपना आपको उतना ही मजबूत, रूस और चीन की मदद से वो अपनी जो खुफिया एजेंसी को इतना मजबूत बना चुकी हैं कि वो डायरेक्ट मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है केजीबी का बहुत बड़ा योगदान है अरब देशों में। इन अरब देशों के लिए मोसाद को काउंटर करने के लिए रशियन एजेंसियां भी बहुत बड़ा सहयोग कर रही हैं और चाइनीज एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, जिससे कि मोसाद को काउंटर करना इनके लिए बहुत आसान हो गया है आज के टाइम पर और बहुत बेहतरीन तरीके से काउंटर हो रहा है। लेकिन जो युद्ध हुआ, हमने पिछला युद्ध जो 12 दिन का ईरान के साथ हमने युद्ध देखा, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध होता ही रहता है, हूती के साथ युद्ध होता ही है, लेकिन उसमें मोसाद ने बहुत तरीके से इनको काउंटर किया था। फिर भी जो वो काउंटर किया था, चले थे, क्या वो टारगेट पूरा टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया। आप उनके ठिकानों को तोड़ना चाहते थे, क्या वो न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर पाए? नहीं। और हिजबुल्लाह की टीम को उड़ाने के बाद भी हिजबुल्लाह अभी उतना ही एक्टिव है, उतना ही एक्टिव है। सहयोग मिला, अमेरिका ने अपने सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन्स भेजे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आज भी शक जारी है और खोज जारी है कि अभी भी ईरान के पास परमाणु शक्ति है। अभी भी दोनों, ना अमेरिका संतुष्ट हुआ है और ना ही इजराइल संतुष्ट हुआ है। दोनों के मन में ये शंका बनी हुई है कि अभी भी ईरान के पास परमाणु शक्ति है। अब वो कार्यक्रम पे काम कर रहा है। तो ये बताता है कि उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसी उतनी ही प्रभावशाली और सशक्त है जितनी कि आपकी है। आप उन्हें अपने से कमजोर नहीं समझ सकते, और अगर आप समझ रहे हैं कमजोर तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और आपके लिए आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा ये। आप जैसा आपने खुद डाटा दिया है, मैंने तो नहीं रखा ना, सारे डाटा आपने प्रस्तुत किए और आप खुद ये मानने के लिए तैयार हैं कि मोसाद का काउंटर पूरी तरीके से हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से अरब देश उनका काउंटर कर रहे हैं। मोसाद को, अमेरिका को पूरी तरीके से, पश्चिमी देशों को पूरा काउंटर मिल रहा है अरब देशों से। उनकी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी को काउंटर किया जा रहा है और ताकत का पिलर, संतुलन बना हुआ है। ताकत हिलने नहीं दी जा रही है, ताकत को बैलेंस किया जा रहा है और ताकत बढ़िया तरीके से दोनों पक्षों को मजबूती से, मतलब हाँ ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष अच्छे से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि दुनिया को शांति चाहिए और सबको ही शांति चाहिए। तो मैं भी चाहूंगा कि ये खत्म हो युद्ध, लेकिन युद्ध खत्म हो जाएगा तो पश्चिमी देशों के हथियार बिकना बंद हो जाएंगे, अमेरिका के हथियार बिकना बंद हो जाएंगे। मतलब हाँ वही, पश्चिमी देश का मतलब ही अमेरिका है। जब भी मैं पूंजीवाद की बात करूंगा तो अर्थ एक ही है, अमेरिका, उसके अलावा कोई नहीं। अमेरिका का मतलब यूएसए। आप दक्षिणी या उत्तरी अमेरिका मत समझिए, अमेरिका के नाम में ही वर्चस्व है, क्योंकि हम अमेरिका नाम का कोई देश नहीं है। अमेरिका नाम के 2 महाद्वीप हैं, लेकिन अमेरिका नाम से जाना कौन जाता है? यूएसए, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका नाम है उसका, लेकिन अमेरिका नाम से डोनेट कौन हो रहा है? वो। तो आप ये समझ सकते हैं शक्ति का कितना बड़ा वर्चस्व है, और ये सारी की सारी शक्ति युद्ध के दम पर ही बनी हुई है। सही बात है। डर बना रहेगा, हथियार बिकते रहेंगे और पैसा छपता रहेगा। तो अरब देशों में ये जो डर का माहौल क्रिएट किया गया है, सिर्फ यूरोप में भी है ये डर का माहौल। तो ये आप यूरोप कह में भी, यूरोप में भी बेच रहा है वो, अरब देशों में भी बेच रहा है। जी। तो हमारी खास पेशकश आज इतना ही। वर्ल्ड वॉरियर में हम किसी नए मुद्दे पर आएंगे और हमारे सहयोगी और भी जानकारी देंगे हम लोग और आपको बताएंगे। और हमारे जो खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए और कड़क हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए।